हाँ जी, गुड इवनिंग। तो जोर से गए सर। हाँ, अच्छा, राजीव ज्यादा ही दिखाई दे रहे हो तो। इमरान कैसे? पिता राजी कैसे है तुम? हाँ, क्या हो गए? नए हो गए? नए दोस्त बन गए तुम्हारे? चलो, क्या सब्जेक्ट शुरू हुआ? क्या मेरे से पहले क्या हुआ? हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी में मैथ क्या पढ़ा? परिक्रमण परिभ्रमण। धरती घूम रही थी, तुम तो नहीं घूमे। चलो, अब घूमोगे। लो तो अपने एक नया शुरू करते हैं। लिखो, राजस्थान का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हाँ, नहीं है वो। राजस्थान का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि जब अंग्रेजों का राज अपने देश के अंदर आ गया था, तो वो जो काल है उस काल को हम आधुनिक काल कहते हैं। क्या काल कहते हैं? यदि उस लिहाज से देखा जाए कि अंग्रेजों का राज जब इंडिया में आ गया उसको आधुनिक काल कहते हैं, तो राजस्थान में अंग्रेजों का राज आया ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए थे भारत के अंदर। उन्होंने उन जगह पे कब्जे किए जहां पर बिजनेस हो सकता था। इस मामले में अपने जिंदाबाद थे। अपने किस बात का बिजनेस होता, इसलिए अंग्रेजों ने अपने राजस्थान पे कब्जा। उन्होंने कब्जे किए होंगे, बंगाल में कब्जा किया, बॉम्बे में कब्जा किया, मद्रास में। यहाँ बिजनेस हो सकता था क्योंकि कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया के आसपास बिजनेस ज्यादा होता था। फिर इन्होंने लगा यार समुद्र का व्यापार तो हो गया, और कहां करें? तो जहां खेती होती है वहां कर ले। खेती कहां होती है? यूपी बिहार। यूपी बिहार में क्या गंगा यमुना नदियां निकलती है। पंजाब में कब्जा किया, पंजाब में पंचनद, 5 नदियां एक साथ निकलती है। अपने नदियों वाला भी टोटा ही था। इधर ये भी खेती भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, उद्योग भी नहीं थे, व्यापार वाणिज्य भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पे कब्जा किया ही नहीं। अपने अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। बाकी देश रहा होगा गुलाम, कम से कम अपने तो अपने अंग्रेजों के दोस्त थे। क्या थे? अंग्रेजों के। अपने अंग्रेजों के साथ संधियां थी, अपने अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी थी। इसलिए आपके राष्ट्रगान में आपको छोड़ के सबके नाम है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। आप नहीं हो, क्योंकि जब 1911 में राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था, तब आप भारत का हिस्सा ही नहीं थे, क्योंकि तब भारत का मतलब उतना ही भारत था जहां पर अंग्रेजों का राज। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा पूरा है। पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया, उड़ीसा है, बंगाल है। आप गायब हो गए, आपका नाम उसके अंदर नहीं है, क्योंकि आप तब भारत का हिस्सा, जो जो भारत का हिस्से थे उनके नाम आ जाते हैं। आप भारत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए आपका नाम आता। इसलिए प्लीज आप कभी किसी को मत कहना कि हमें अंग्रेजों ने लूटा। अपने को क्या लूटते? नंगा नाहे क्या, निचोड़े क्या? लूटने के लिए कोई पुदीना होना भी तो चाहिए वैसा। तो मुझे जब कोई अपना स्टूडेंट आकर था कि सर अपने पहले सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया बंगाल था, अपने चिड़िया के पांखड़े पांति नहीं आते। अपने कुछ नहीं था भाई साहब इधर। तो अपने ध्यान रखना भाई, अपना अंग्रेजों के साथ सीधा सीधा कोई भी लेना देना। अब बाद में जब अपने को भारत में मिला दिया गया, तो फिर अपने को लिखना पड़ा कि हमें भी लूटा, और हमने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। बाकी दोनों बातें झूठी है। न उन्होंने अपने को लूटा, न अपने उनके खिलाफ आंदोलन। वो तो मैं बहुत छोटा था, 4th-5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो मेरी डेली शाम को घर पे एक हैबिट थी कि दादाजी भजन सुनाते, तो हम भाई बहन सारे जाके दादाजी के पास बैठ जाते और उनको कहते भजन सुनाओ। तो अक्सर वो राम जी के, भगवान कृष्ण के से भजन सुनाते। हमारी भजन में कोई रुचि नहीं थी। वो जब भजन कंप्लीट हो जाता था, हम कहते इसका अर्थ बताओ। और हर भजन का अर्थ कोई ना कोई कहानी होती। हमें कहानियों में मजे आते। अब वो सीधी सीधी कहानियां सुनाते नहीं, वो कोई भजन सुनाते, फिर भजन सुना करते इसका अर्थ ही है। हमें लगता है ये वाला मामला ठीक। मैं 4th-5वीं में एक बार क्लास के अंदर पढ़ रहा था, एसएसटी वाले सर ने पढ़ाया
कि अंग्रेजों ने अपने को लूटा, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अंग्रेजों के के खिलाफ फांसी पे चढ़ गए, शोषण का विरोध किया। मैं उस दिन घर पे आया, मैंने घर पे आकर दादाजी को कहा कि आज मुझे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की कहानी सुनाओ। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? मैंने कहा आप इनको नहीं जानते? उनका ना, मेरे नाम ही नहीं सुने। मैंने कहा ये भारत के बड़े क्रांतिकारी हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ फांसी पर झूल गए थे। उनका अच्छा, तुम्हारी किताबों में ऐसी कोई बातें होगी? बोला हाँ। तो आपने, आपको नहीं पता अपने देश में अंग्रेजों का राज था? कि अपने नहीं था, उधर उधर था। कैसे? अपने यहाँ पे अंग्रेज नहीं थे? उनका नहीं। तो आपका जन्म कब हुआ? तो उन्होंने कहा कि झंडे से 5 साल पहले। झंडा मतलब देश आजाद होना। गांव में आज भी देश आजाद होने क्या बोलते हैं? झंडा। झंडा चेंज हुआ, ब्रिटेन का झंडा उतरा, अपना झंडा आया। कि अपना झंडा आया था उससे 5-1 साल पहले। तो मतलब तो आप आजादी से पहले पैदा हो गए थे? उन्होंने कहा। तो आपको नहीं पता कि अपने यहाँ अंग्रेजों का राज था? अरे अपने नहीं था रे। तो अपने यहाँ किसका राज था? तो अपने यहाँ बीकानेर के राजा का राज था। जो बीकानेर का राजा होता वो अपने गांव से टैक्स लिया करता। वो फलान जी अपने से टैक्स लेते, वो फलान जी जमा करवा दिया करते वहां अपने गांव में। देख एक वो घर है, हाँ, वो अपने से टैक्स लिया करते और वो बाद में वहां जमा करवा दिया करते। तो आपने कभी अंग्रेज नहीं देखे? उनका नहीं। तो अपने गांव में कोई अंग्रेज नहीं आता था? नहीं। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि उनकी बात कितनी सच्ची थी कि अपने राजस्थान में अंग्रेज थे ही नहीं। 57 की क्रांति में पूरे राजस्थान में 30 अंग्रेज है। कितने अंग्रेज है? बड़े बड़े ऑफिसर टाइप के 30 एक आदमी थे। बाकी अपने यहाँ अंग्रेजों का लेना देना। पर फिर भी चूंकि हम भारत के अविभाज्य अंग हैं, भारत के हिस्से बना दिए गए, इसलिए हमने कहा भाई हमें भी इतिहास जोड़ना ही पड़ेगा, हमें भी बताना पड़ेगा हमने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की। फिर हम ढूंढ ढूंढ के लाए एक आधा कोई बंदा जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कभी भाटा ही फेंका था। हमने अपनी किताब में लिखा कि महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिलाकर रख दी। आगे भाई साहब अपना को ज्यादा लेना देना, अपने अंग्रेजों के साथ में संधियां थी। क्या थी? अपने यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने भारत की रियासतों के साथ संधियां सबसे पहले करनी शुरू की थी। वो जो उनका एक गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली नाम करके अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल। अंग्रेजों का भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता उसको क्या बोला करते? गवर्नर जनरल। क्या बोलते? गवर्नर जनरल रहता कलकत्ता। कहां रहता? लॉर्ड वेलेजली भारत की रियासतों के साथ में संधियां कर रहे हैं। एक बड़ा कारण यह था कि वेलेजली के टाइम में अंग्रेजों को एक खतरा था, नेपोलियन अटैक करने वाला था। कौन अटैक करने वाला था? इंग्लैंड की यूरोप में एक देश से नहीं बनती, वो देश था फ्रांस। फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में बनती नहीं थी। फ्रांस का राजा बना हुआ नेपोलियन। नेपोलियन इंग्लैंड को हराना चाहता है, पर नेपोलियन को बहुत जल्दी समझ में आया कि इंग्लैंड को हराना इतना सरल क्या कारण है कि इंग्लैंड की इतनी ताकत है कि इंग्लैंड हार ही नहीं रहा। तो कहा इंग्लैंड की ताकत है उसके उपनिवेश। क्या ताकत है? जहां जहां कब्जे किए हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उपनिवेश, कॉलोनी। अंग्रेजों ने इतनी जगह पे कब्जे कर रखे हैं कि वहां से उसको पावर मिलती है, वहां से पैसे मिलते हैं, इसलिए अंग्रेज कभी भी किसी से हारते। तो नेपोलियन के दिमाग में दूसरी बात है, उसको लगा यदि मैं इनके उपनिवेशों पे कब्जा कर लूं, आधार ही काट दिया जाए, जड़ से काट दिया जाए तो अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे, अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे तो अपने इनको हरा लेंगे। इसलिए उसके दिमाग में था कि इंडिया पे अटैक करूं। कहां पे अटैक करूं? इंडिया पे अटैक कर दिया जाए। इधर अपने भारत में कई राजा है जो नेपोलियन को करेंगे भाई इधर आए तो हम बैठे। अपने यहां मैसूर में एक राजा टीपू सुल्तान। कौन राजा? टीपू सुल्तान उधर नेपोलियन के पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई साहब इधर आए तो देख लेना। वेलाजिली नया नया इंडिया आया था, वेलाजिली को लगा यार यदि इंडिया वालों ने नेपोलियन को बुला लिया और नेपोलियन ने इंडिया पर अटैक कर दिया और इंडिया वाले नेपोलियन के साथ हो गए तो इंडिया तो अपने हाथ से निकल गया। आज इंडिया निकलेगा, कल अफ्रीका निकालेंगे, परसों को तीसरा देश निकालेंगे, ऐसे तो अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे। तो उसने अपने इंडिया के जो राज्य थे, इंडिया के जो राजा महाराजा, उनके साथ संधि की और संधि करके कहा आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा दोस्ती में? कि कोई तीसरा दोस्त नहीं बनाना। सिंपल सा मीनिंग है कि नेपोलियन के साथ कोई भी संधि, आज के बाद तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। इसलिए नेपोलियन यदि हमारा दुश्मन है तो तुम्हारा भी क्या हो गया। तो नेपोलियन के खतरे को कम करने के लिए वेलेजली अपने रियासतों के साथ में क्या करता है? पूरे भारत की रियासतों के साथ। इसी सिलसिले के अंदर वो अपने राजस्थान की 2 रियासतों से संधि करता है, भरतपुर और अलवर। किससे किसका करता है? भरतपुर और 1803 में। कब करता है? तो अंग्रेजों के साथ हमारा जो पहला कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट कब होता है उनका? 1803। 2 रियासतें संधियां कर रही है। कौन कौन सी? कौन से गवर्नर जनरल से?
किसे कर रही है? लिखो थोड़ा सा। 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां की, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां की, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ, लाइन चेंज करके लिखो। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेस्ली क्या था? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। शुरुआत में दो ही रियासतों के साथ संधियां करते हैं। कौन कौन सी? भरतपुर और, अच्छा, अपने वाले संधि क्यों कर गए? क्योंकि अपने वाले परेशान है मराठों से। किसे परेशान है? और अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारा दुश्मन हमारा भी दुश्मन है। अपने दुश्मन कौन थे? मराठे। तो हमने कहा अरे मराठों से सुरक्षा करनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने कहा कोई आए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अपने वालों का डर, तुम हमसे संधि करो। तो दो रियासतें संधियां कर गई। कौन कौन सी? भरतपुर और अलवर। किससे? अब बाकी रियासतों को पता चला कि यार भरतपुर अलवर ने क्या कर ली? संधि। तो बाकी रियासतों ने फोन मिलाया अंग्रेजों को। पर अंग्रेजों को जब भी फोन मिला उधर से आवाज आए, जिस नंबर से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो वो नंबर अभी, क्योंकि अंग्रेज किसके साथ लगे हुए? भरतपुर और, दो चार बार अपने वाले राजाओं का बीच में फोन मिला भी तो अंग्रेजों ने काट दिया। जयपुर जोधपुर वालों ने बात कर ली थी कि संधियां कर लो, पर उन्होंने कहा ना, अंग्रेजों को ज्यादा लोड ही नहीं लिया कि नहीं करना। इतने में 1817 के आसपास में जाके अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई हो गई। किसे लड़ाई हो गई? तो अंग्रेजों को दिमाग में आया कि यार मराठों के खिलाफ राजस्थान वाले सहायता मांग रहे थे और अपनी लड़ाई किससे चल रही है? मराठों से। और अंग्रेजों ने वापस कॉल बैक किए। अपने वाले तैयार ही बैठे थे और अंग्रेजों ने पूछा अरे अरे वो आपका फोन आया हुआ था, क्या कह रहे थे आप? और अपने वालों ने कहा कि सर वो हम मराठों से परेशान है, यदि आप संधि कर लो तो हम मराठों के खिलाफ आपका सहयोग करेंगे। अंग्रेजों ने कहा डन। तो अंग्रेजों ने 1817 में दोबारा संधियां करनी शुरू की। कब शुरू की? और 1817 में वो अपनी दो रियासतों के साथ संधियां करते हैं। पहले एक रियासत आपकी करौली, फिर एक रियासत है कोटा। कौन कौन सी रियासत है? करौली और कोटा। तो 1817 में कौन कौन संधि करता है? लिखो। 1817 ईस्वी में, इन 1817 एडी, 1817 ईस्वी में, इन 1817 एडी, करौली तथा कोटा रियासतों ने, करौली एंड कोटा स्टेट्स, करौली तथा कोटा रियासतों ने, करौली एंड कोटा स्टेट्स, करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से संधियां की, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। किसे संधियां की? अंग्रेजों से संधियां की। 17 में 2 से हुई थी, इतने में 18 लग गया। तो बाकी जितनी अपने रियासतें वो संधियां कब कर गई? 1818। लिखो। 1818 ईस्वी में, इन 1818 एडी, 1818 ईस्वी में, इन 1818 एडी, राजस्थान की शेष रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। रेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। राजस्थान की शेष रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। रेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। राजस्थान की शेष रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। रेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिशर्स कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। एक रह गई थी छोटी रियासत साइड में, सिरोही। कौन सी रह गई थी? सिरोही बाद में करती है 1823। कब करती है? तो सबसे लास्ट में कोई रियासत संधि करती है तो कौन सी थी? सबसे पहले उधर भरतपुर करता है 3 में, सबसे लास्ट में कौन करता है? सिरोही। अलग से मेंशन कर लो। 1823 ईस्वी में, इन 1823 एडी, 1823 ईस्वी में, इन 1823 एडी,
सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि किया, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से संधि की। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से संधि की। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। तो राजस्थान की वह रियासत जो सबसे लास्ट में अंग्रेजों से संधि करती है कौन सी है? लिख लो कोष्टक में, राजस्थान की अंतिम रियासत, लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जब 17-18 वाली संधियां हुई थी, इस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था? 3 वाली संधियां हुई तब तो कौन था, और इस टाइम कौन था? लिख लो, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। कौन था अंग्रेजों का गवर्नर जनरल? अब ये संधियां बड़ी थी, 3 वाली संधियां तो वेलेजली जल्दी में कर गया था, इतना को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। तुम हमारे दोस्त, हम तुम्हारे दोस्त है, रेडी। अब की बार अंग्रेजों ने बैठ के बाकायदा एक एक पॉइंट लिखे, हमारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास क्या होगा, कितने रुपए मिलेंगे, कैसे रक्षा करनी, सब एक एक बात डॉक्यूमेंट तैयार किए, एक एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए। वो जो डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए अंग्रेजों ने जो बंदा भेजा अपने साथ, उस बंदे का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? इन संधियों के दौरान अंग्रेजों का जो रिप्रेजेंटेटिव अपने पास बातचीत करने के लिए आया था वो कौन था? भाई गवर्नर जनरल खुद तो थोड़ी आएगा सब जगह चला चला के, अपना एक बंदा भेज देगा। वो बंदा कौन है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के दौरान कौन से बंदे ने हस्ताक्षर किए थे, या कौन सा बंदा अंग्रेजों की तरफ से बातचीत करने के लिए आया, या इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव कौन था? देखो, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, ये 17-18 वाली, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। सारी रियासतों के साथ संधियों पे साइन जो करके बंदा गया वो कौन है? साउथ वाली 3 रियासतें, साउथ राजस्थान में 3 रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन कौन सी? दक्षिण राजस्थान की 3 रियासतें कौन कौन सी? डूंगरपुर। यहां पर एक अलग आदमी आया साइन करने के लिए, उस बंदे का नाम था जॉन मेलकम। क्या नाम था? बाकी सब जगह तो साइन किसने किए? चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन साउथ वाली 3 रियासतों के साथ साइन किसने किए? लिखो, दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ साउथ सदर्न राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ सदर्न राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ सदर्न राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के दौरान जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। कौन था अंग्रेजों का प्रतिनिधि? याद रहेगी बात है। 3 में संधियां हुई तो गवर्नर जनरल कौन है? वेलेजली। 17-18 वाली संधियां हुई तो गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने जिस बंदे को साइन के लिए भेजा वो बंदा कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ साइन कौन कर गया? साउथ राजस्थान वाली रियासतों में साइन करके कौन गया? जॉन। पर चार्ल्स मेटकॉफ का नाम याद रखना, 2-3 बार जब भी सवाल पूछा गया, किसका पूछा गया? अब अंग्रेजों ने जब ये संधियां की तो अंग्रेजों ने सीधी सीधी बात कही कि भाई जो भी राजा हमारे साथ संधि करेगा उसके बाद उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। सिंपल सा अंग्रेजों ने कहा कि बाहरी मामले अंग्रेजों के पास, आंतरिक मामले राजा के पास।
बाहरी मामले, आंतरिक मामले, मतलब किसी राजा को दूसरे राजा से लड़ाई करनी है, अंग्रेजों से पूछ के करेगा। किसी राजा को दूसरे राजा से संधि करनी है तो अंग्रेजों से। अपने राज्य के अंदर राजा क्या करता है उससे हमें लेना देना, कितना टैक्स लगाना, किसको मंत्री बनाना, कितना खर्चा करना, कितनी इनकम होनी, तू जाने तेरा। लड़ाइयां हमसे पूछ के कर लेना। मतलब विदेशी मामले तो अंग्रेजों के पास, और गृह मामले जो होम अफेयर्स जो होंगे वो सारे किसके पास? राजा के पास। तो राजा ने कहा मान ली बात तुम्हारी कि मान लो करौली के राजा की अंग्रेजों के साथ संधि हो गई। अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा अफसर क्या कहलाता है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहां बैठा है? कलकत्ता। तो करौली के राजा ने कहा कल को मेरी लड़ाई होती है जयपुर वालों के साथ, तो मैं कलकत्ता मैसेज कैसे करूंगा तुम्हारे पास? मैं फिर उधर जाऊंगा कलकत्ता कहने के लिए जाऊंगा कि भाई साहब ये मैटर हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा ना 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 ना, किसने कहा तुम्हें कलकत्ता आना है? तो हमारा एक बंदा हमेशा तेरे पास रहेगा, और वो बंदा तू उसको सूचना देना, वो सूचना कहां पहुंचा देगा? कलकत्ता। इसलिए प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक अधिकारी रहता। प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक, ये राजा की बात किस तक पहुंचाएगा? गवर्नर जनरल। राजा के जो भी मामले होते हैं वो कैसे मामले होंगे? राजनीतिक। लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं कैसे होते हैं? राजनीतिक। तो क्या हुआ तुम्हारे? बैठने की जगह चाहिए क्या है? है? तो जो भी मामले होंगे राजा से संबंधित, जो भी मामले होंगे वो मामले कैसे होंगे? राजनीतिक। तो राजनीतिक मामलों के लिए प्रत्येक रियासत में एक बंदा रहेगा। वो राजनीतिक मामले, राजा के मामले किसके पास पहुंचाएगा? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के मामले किसके पास भेजेगा? इसलिए उस बंदे को बोलते पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हैं? दो लोगों के बीच में काम करता होता है, एजेंट होता है। तो पॉलिटिकल मामले भेजता है, इसलिए क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल। रहेगा कहां? तो राजधानी में। रहेगा कहां? जो भी रियासत की राजधानी होगी उसके अंदर रहेगा। करौली वाला करौली में रहेगा, जयपुर वाला जयपुर में, भरतपुर वाला भरतपुर में, बीकानेर वाला बीकानेर। उसका रेजिडेंस वही होगा, इसलिए उसका नाम था रेजिडेंट। क्या नाम था? तो उसके दो नाम पड़े, या तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट, या उसको क्या कहते हैं? अच्छा, पॉलिटिकल एजेंट क्यों कहते हैं उसको? राजा और अंग्रेजों के बीच में क्या है? एजेंट। कैसे मामलों का? इसलिए क्या कह दिया? वो रहता कहां पे? राजधानी। वहां पर उसका रेजिडेंस है, इसलिए क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक अधिकारी रहता है, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट, या क्या बोलते? प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट। क्या कहते हैं उसको? बताओ देखे। पॉलिटिकल एजेंट या क्या कहते थे? एक भरतपुर का अलग, करौली का अलग, टोंक का अलग, सब जगह ऐसे क्या बैठ जाएगा? पॉलिटिकल एजेंट। अब भारत में कम से कम राजा महाराजा थे 500। कितने थे? तो पॉलिटिकल एजेंट भी कितने हो गए? 500। मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं, थे तो ज्यादा, 550 के आसपास थे, पर 500 भी मान ले तो 500 पॉलिटिकल एजेंट होंगे। 500 पॉलिटिकल एजेंट राजा की बात किस तक पहुंचाएंगे? गवर्नर जनरल। तो यदि दिल्ली के 20 जाते हैं तब महीने में बारी आती है। तो गवर्नर जनरल ने कहा मेरे यही काम है, तुम्हारे राजा के मैटर देखता फिरूं। यार ऐसे थोड़ी होता है, मैं मेरे कमरे से बाहर निकलता हूं, आगे 20 लाइन बना के तैयार खड़े हैं साहब, पटियाला, भोपाल, हैदराबाद, त्रावणकोर, जोधपुर। मैं यार किस किस के मैटर देखता फिरूंगा? ऐसे नहीं चलेगा, छंटनी करो थोड़ी। कैसे करें साहब छंटनी? कि बीच में एक अधिकारी और बना दो। देख लो पंजाब में कितने राजा महाराजा है, कि पंजाब में 15 राजा महाराजा है, तो ये पंजाब के 15 पॉलिटिकल एजेंट हो गए। ये पंजाब में एक बंदा अपॉइंट कर दो जिसको सूचना देंगे, वो मेरे को देगा। मध्य प्रदेश में देखो कितने हैं कि साहब 20 राजा महाराजा है,
इन 20 के ऊपर 20 पॉलिटिकल एजेंट हो गए, इन 20 पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर एक अधिकारी बना दो, वो उस मेरे को आगे सूचना देगा। अब मान लो 20-20 पे भी ऐसे करोगे तो फिर 500 पे 20-20 पे कितने हो गए, 25 पे मैं मिल लूंगा। दिल्ली का एक ही मिलना होगा, ये मिला जा सकता है। दिल्ली का 20-20 से तो मिला। हर रियासत में बंदा रहता है, उसको बोलते हैं रेजिडेंट। क्या बोलते हैं? तो एक पूरे पंजाब का रेजिडेंट बना दो, हर रियासत का रेजिडेंट है, इनके ऊपर एक पूरे पंजाब का रेजिडेंट बना दो, एक राजस्थान का रेजिडेंट बना दो, एक मध्य प्रदेश का रेजिडेंट बना दो, एक तमिलनाडु का रेजिडेंट बना दो। ये मुझे आके दे देंगे। इसलिए अपने जो इन अपने रियासत थी 19, कितनी थी? इन 19 रियासतों के ऊपर जो बंदा बनाया गया उसका नाम रखा गया रेजिडेंट फॉर राजपुताना। क्या नाम था? रेजिडेंट फॉर राजपुताना होगा। कहां रहेगा? का दिल्ली। कहां रहेगा? तो रेजिडेंट फॉर राजपुताना कहां रहता? दिल्ली। तो अपने 19 पॉलिटिकल एजेंट है, ये जाके किसको सूचना देंगे? रेजिडेंट फॉर राजपुताना को। रेजिडेंट फॉर राजपुताना किसको देगा? गवर्नर जनरल। क्या सिस्टम रहेगा? सबसे ऊपर तो कौन होगा? इसके ऊपर कौन होगा? सॉरी, इसके नीचे कौन होगा? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। फिर हर रियासत में कौन होंगे? पॉलिटिकल रियासत का पॉलिटिकल एजेंट। ये जाके पूरे राजस्थान वाले को न्यूज देगा, मतलब किसको देगा? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। ये पूरे भारत वाले को न्यूज देगा, मतलब किसको देगा? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? पूरे भारत में गवर्नर जनरल, राजस्थान में रेजिडेंट फॉर राजपुताना, रियासत में। ये जो रेजिडेंट फॉर राजपुताना पहला आदमी बनाया गया था अपने, उस बंदे का नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था? अब कोई पूछे पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन था, तो कौन था? कहां रहेगा? दिल्ली। कहां रहेगा? पॉलिटिकल एजेंट कहां रहेंगे? अपने अपनी रियासत में। जो इस जहां राजा रहता है वहां कौन रहेगा? पॉलिटिकल एजेंट। पर सबके ऊपर वाला जो है वो कहां पे रहेगा? दिल्ली। तो पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। कहां रहता था? हेडिंग डालो, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। लिखो आगे। यह है पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना था। He was first resident for राजपुताना। यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना था। He was first resident for राजपुताना। तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था, एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था, एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था। क्या नाम बंदे का बताओ? अरे बड़ा मस्त आदमी था, दिल्ली रहता था। 13 लुगाइयां थी इसके। कितनी पत्नियां थी? और इंडिया की सारी, अलग अलग जाति धर्म की। और दिल्ली में जब निकलता, एक हाथी पे खुद बैठता, बाकी 13 पे 13 पत्नियां बैठती। पूरी दिल्ली के अंदर घूम के आते, शाम को वापस आते। इसकी कोई फोटो मिलेगी, ये बीचों बीच बैठा है, 13 साइड में यूं घूम के बैठी है, हुक्का जला रखा है बीच में, हुक्के की लंबी सी पाइप है, और सब पी रहे हैं। खुद पी रहा है, फिर कर चिल कर। तो मस्त आदमी था। अच्छा, दिल्ली में मुगल बादशाह का राज हुआ करता। मराठे दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं? तो दिल्ली को मराठों से कोई आदमी बचाता है, तो वो आदमी कौन है? डेविड ऑक्टर। मुगल बादशाह राजीव, और मुगल बादशाह ने कहा डेविड ऑक्टरलोनी, आज तू नहीं होता तो दिल्ली पर कब्जा कौन कर लेते? इसलिए मुगल बादशाह ने इस डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि दे रखी थी, नसीर दिल्ली। क्या उपाधि दे रखी? लिखना नहीं, सुनो आप काम आएगी थोड़ी देर बाद। नसीर दिल्ली। नसीर का मतलब होता है रक्षक। नसीर का मतलब क्या होता है? तो नसीर दिल्ली का मतलब क्या हुआ? दिल्ली का डिफेंडर ऑफ दिल्ली, प्रोटेक्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली को प्रोटेक्ट करने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन था? डेविड ऑक्टरलन। इसलिए क्या उपाधि थी? प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का बंदा रहता, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। पूरे राजस्थान वाला रेजिडेंट फॉर राजपुताना। पूरे भारत का रेजिडेंट फॉर राजपुताना कहां रहता है? फिर किसी ने अंग्रेजों का, यार दो चीज सोचो, रियासत वाले का नाम भी रेजिडेंट, पूरे राजस्थान वाले का नाम भी रेजिडेंट, थोड़ा नाम में तो चेंज होता है। फिर राजस्थान का रेजिडेंट दिल्ली में रहता है, दिल्ली राजस्थान में थोड़ी रहता है। राजस्थान का रेजिडेंट राजस्थान में तो रहना चाहिए कम से कम।
तो अंग्रेजों का दिमाग काम किया। राजस्थान के बीचों बीच अंग्रेजों के पास एक जगह थी, वो जगह थी अजमेर। कौन सी जगह थी? क्योंकि अजमेर पे मराठों का कब्जा था और मराठों को अंग्रेजों ने हरा दिया, तो अजमेर पे किसका कब्जा हो गया? तो अंग्रेजों ने कहा आज के बाद रेजिडेंट फॉर राजपूताना दिल्ली नहीं रहेगा, कहां रहेगा? और क्या इसका नाम चेंज करो रे, इसको रेजिडेंट फॉर राजपूताना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे? ए जी जी, क्या कहेंगे? पूरे भारत में होगा जी जी, उसके नीचे होगा ए जी, उसके नीचे होगा पॉलिटिकल। पूरे भारत वाला तो कौन होगा? उसके नीचे ए जी जी के नीचे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एजेंट सूचना इसको देगा, ये सूचना इसको देगा। मतलब पॉलिटिकल एजेंट और जीजी के बीच में एक एजेंट होगा, इसलिए उसका नाम क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या नाम है? ये अजमेर रहेगा और इसको अजमेर में भेजा गया 1832। कब भेजा गया? तो आपको पूछे एजीजी का हेडक्वार्टर अजमेर कब बनाया गया? तब तक ये दिल्ली रहता था, रेजिडेंट फॉर राजपूताना बोलते इसको। और जो पहला बंदा अपने यहां भेजा गया, इस बंदे का नाम था अब्राहम लॉकेट। क्या नाम था? तो पहला एजीजी कौन था? अब्राहम लॉकेट। कब भेजा गया अजमेर? 1800, लिखो 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी। 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। नीचे स्टार लगा के अलग से एक लाइन में लिखो, अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। पहला एजीजी कौन था अपना? अब्राहम लॉकेट राजस्थान का क्या था? कब बनने शुरू हुए? 1832। कहां पे रहता है? सबसे बड़ा अंग्रेजों का अधिकारी गवर्नर जनरल, वो कहां पे रहता है? कलकत्ता। कहां रहता है? उसके नीचे राजस्थान में क्या होगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये कहां पे रहता है? फिर उससे भी नीचे कौन होंगे? पॉलिटिकल एजेंट, वो कहां है देंगे? आई बात समझे? रियासत वाले न्यूज दो अजमेर, अजमेर वाला न्यूज कहां दो? सबसे ऊपर जीजी, उसके नीचे एजीजी, एजीजी नीचे पी। कौन हो गए? जीजी। जीजी किसको कहते हो? बहन को। ये अलवर वाले कहते हैं दादी को, है ना? अलवर साइड में आप दादी जी कहते हो ना? हाँ, कोस कोस पर बदला पानी, 3 कोस पर बदला पानी। हर 3 किलोमीटर के बाद पानी का टेस्ट चेंज, और 9 किलोमीटर के बाद में भाषा। लेकिन फिर भी बड़े तौर पर अपने राजस्थान में बड़ी बहन जो होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्यों जीजी? या अपने बड़ी बहन कहते हैं दीदी। क्यों कहते हैं दीदी? बड़ी है इसलिए, कि बड़ी है इसलिए दीदी कहते हैं। तो चीची तो नहीं कहते, दीदी क्यों कहा हमने, और किकी कर लेते, है ना? ये नाम, दूसरे नाम क्यों नहीं दिया हमने, दीदी क्यों दिया? बड़ी बहन को दीदी क्यों कहते हैं? है? क्या थे? पापा की? मम्मी पापा के नीचे गवर्नर जनरल होती है। कश्मीर में एक रानी हुई थी, उस रानी का नाम था दिद्दा। कश्मीर की एक रानी थी, उनका नाम क्या था? रानी दिद्दा। अपनी प्रजा से उसी प्रकार प्रेम करती थी जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाइयों से करती है, या छोटे भाई बहनों से करती है। इसलिए बहन को दिद्दा कहने लग गए थे। बहन को क्या कहने लग गए? हमने कहा यार जैसे रानी दिद्दा प्यार किया करती वैसे बड़ी बहन रखती है अपने को, इसलिए बड़ी बहन का नाम क्या पड़ जाए? दिद्दा। वो दिद्दा धीरे धीरे चेंज होता होता हो गया दीदी। दीदी से आजकल तुम लड़कियों ने बना दिया दी। क्या बना दिया? और लड़कियों, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा, मुझे लगता है थोड़े दिनों में तुम बना दोगी दै। फिर तुम कहोगी दै इधर आओ,
तय उधर जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। दिद्दा से तुम कहां आ गई? तो आज के बाद कोई दी नहीं कहोगी, आज के बाद क्या कहोगी? दिद्दा। क्या कहोगी? और चूंकि ये दिद्दा जो वर्ड है ये पंजाबी वर्ड है, कश्मीरी पंजाबी वर्ड है। दी के लिए अपने राजस्थानी में जो वर्ड यूज होता है वो है जी। क्या है? इसलिए पंजाबी वाले बोलते हैं जय माता दी, आप बोलते हो जय माता जी, बोलते हो। तो उधर दी के लिए क्या वर्ड यूज होता है? जी। इसलिए दिद्दा का उन्होंने बनाया जी जी, दीदी। दीदी का आप क्या बना गए? तो दी का आपके जी था तो आप दीदी का क्या बना गए? पर जीजी से जी नहीं बनाया अभी तक अपन, है ना। दीदी से दी हो गया, लेकिन जीजी से जी। फिर मुझे और लगता है कि यार कश्मीर की रानी दिद्दा, दिद्दा से बना दीदी, राजस्थान वालों ने बनाया उसका जीजी। कई लोगों ने कहा यार इतना लंबा नहीं जाएंगे, दिद्दा से दीदी, दीदी से जीजी ने, ऐसा नहीं। तो कई लोगों ने दिद्दा से डायरेक्ट बनाया जीजा। क्या बनाया? इसलिए बड़ी बहन को राजस्थान में और दीदी क्या बोलते हैं? तो किसी को लग सकता है भाई साहब पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये भी कहते हैं। तो बड़ी बहन को अपने जीजा भी बोलते हैं, बड़ी बहन को जीजी भी बोलते हैं, दीदी भी बोलते हैं, दी बोल। अंग्रेजों के ये था गवर्नर जनरल जीजी। तो जीजी कहां बैठता था? ए जीजी, पीए कहां बैठता? रियासत। ए जीजी 1832 में अजमेर बैठना शुरू हुआ। पर भाई साहब राजस्थान में गर्मी पड़े भयंकर, 55 डिग्री का तापमान, बाफन बढ़ जाए आदमी को, आईब्रो खत्म हो जाए, ऐसी गर्मी थी। बाफन बाफन मतलब आईब्रो। तो अंग्रेजों ने अपने बड़ों से पूछा कि अरे कोई तो ठंडी जगह होगी रे तुम्हारे। तो अपने कहा एक ही ठंडी जगह हमारे, आबू। कौन सी जगह है? इसलिए अंग्रेजों ने 1845 में एजीजी का मुख्यालय बनाया आबू। कहां बनाया? देखो 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी, 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। कहां भेज दिया गया? आबू। एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया हमने। पर यह कहा कि यार गर्मियों में चले जाया करो आबू और सर्दियों में कहां जाया करो? अजमेर। पर अंग्रेजों को आबू इतना पसंद आया कि उन्होंने अजमेर रहना ही बंद कर दिया। अब अंग्रेज कहां बैठे हैं? तो किसी ने कहा, साहब राजधानियां बीचों बीच होती है। आबू राजस्थान के एंड में, गुजरात शुरू हो जाता है उसके बाद, अजमेर बीचों बीच है। अजमेर एकदम सेंटर है अपना। कि कभी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी, जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तो तुर्कों ने बाद में कब्जा किया, तो राजधानी किसको बनाया? अजमेर। राजस्थान कंट्रोल कहां से करेंगे? अजमेर। मुगल भी राजस्थान कंट्रोल कहां से करते? अजमेर। मराठे राजस्थान कंट्रोल कहां से करते? अजमेर। अंग्रेज राजस्थान कंट्रोल कहां से करते? अजमेर। इसलिए अजमेर राजस्थान का हृदय है। अजमेर क्या राजस्थान का? यूं नहीं है कि अजमेर में कोई धमनियां और सिराएं बहती है और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है अजमेर से अपना। अजमेर बीचों बीच है, यहां से राजस्थान कंट्रोल होता था, इसलिए अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का। तो कहता बीचों बीच होती है राजधानी, तुम आबू आके बैठ गए। पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया भाई, वो आबू ही बैठे रहते। इसलिए 1864 में अंग्रेज नियम लाए कि 6 महीने अजमेर, 6 महीने गर्मी गर्मी आबू, सर्दी सर्दी अजमेर। लिखो 1864 ईस्वी में, 1964 एडी, अजमेर व आबू में 6-6 महीनों की व्यवस्था की गई। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू में 6-6 महीने की व्यवस्था की गई। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर व आबू में 6-6 महीनों की व्यवस्था की गई। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। तो एजीजी मुख्यालय अजमेर कब बनाया गया? 32। आबू कब भेजा गया? 45। 6-6 महीने की व्यवस्था का भाई। अब गर्मियों में कहां रहता? आबू। सर्दियों में कहां जाता? ये व्यवस्था आज दिन तक है। अभी भी हमारे जो राज्यपाल महोदय होते हैं, महामहिम राज्यपाल जो होते हैं, वो गर्मियों में जाते हैं आबू। कहां जाते हैं? और सर्दियों में अब अजमेर क्या करेंगे रे? जयपुर। अब कहां जाते हैं? अब आबू नहीं जाते, अब कहां जाते हैं? अजमेर नहीं जाते, अब कहां जाते हैं? तो अब गर्मियों में तो रहते हैं आबू और सर्दियों में कहां? आबू में गर्मियां नहीं पड़ती, जयपुर में सर्दियां नहीं पड़ती।
जयपुर में ठंड कहां पड़ती है? जयपुर में गुलाबी ठंड है। कैसी ठंड है? हल्की हल्की सी ठंड पड़ती। इस बार तो ले दे के फिर भी थोड़ी ठीक थी, वरना तो जयपुर में एक पतली सी स्वेटर के अंदर आप सर्दी निकाल दो। और जयपुर में ठंड पड़ती भी कितनी है कि ठंड शुरू होती है 25 दिसंबर के बाद, क्रिसमस के बाद, और 10 जनवरी तक खत्म। 15 एक दिन का रोला रप्पा है। इसलिए जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे लोग छतों पे बनियान में पतंगे उड़ाते हैं कि मकर संक्रांति तक यहां की ठंड क्या हो जाती है। वरना मैं कहता हूं आप मकर संक्रांति में हमारे चूरू में पतंग उड़ा के दिखाओ, देख, है ना। इतनी भयंकर धुंध आई हुई रहती है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू साइड में कि 10 मीटर आगे तक दिखता नहीं। जयपुर में ठंड पड़ती नहीं है, इसलिए जयपुर में रजाई मिलती है, पाव रजाई। क्या मिलती है? कि पाव रजाई में ठंड रुक जाती, क्योंकि जयपुर में ठंडी कितनी पड़ती है, पाव। मैं कहता हूं ये कि पाव रजाई लेके कोई चूरू सो जाए, सुबह तक मिले पाव। ऐसा 3/4 गायब हो जाए आदमी। 2.5 किलो वाली 2 लेके सोते हैं तो भी रात को लगता है अब मरे, अब मरे। तो जयपुर में ज्यादा ठंड पड़ती तो राज्यपाल महोदय सर्दियों में रहते हैं जयपुर, गर्मियों में कहां चले जाते हैं? अब गर्मियां शुरू होने वाली है, राज्यपाल महोदय कहां चले जाएंगे? अब वो जाके चिल्क मारेंगे उधर वापस। जब वापस ठंड आने लगेगी तब किधर आ जाएंगे? ये अपने राजस्थान में अंग्रेजों का लेना देना था, भाई कैसे संधियां हुई अपने साथ, कौन अधिकारी रहते थे, कहां पे रहा करते थे। अब अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन पड़ेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो बड़ा आंदोलन किया वो 57 की क्रांति, हेडिंग डालो, 1857 ईस्वी की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। ईस्वी की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। सुनना, देखो बात, हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको क्या बोला करते? एजीजी। 57 की क्रांति के टाइम अपना जो एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? कौन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? कब? लिखो, क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था? राजस्थान का एजीजी था। अच्छा, अंग्रेज जब अपने यहां पर आए तो अंग्रेजों ने कहा भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। संधियों में क्या कहा गया? हम तुम्हारी क्या करेंगे? सुरक्षा के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सेना की। तो अंग्रेजों ने बनाई सेनाएं। क्या बनाई? आप इंटेलिजेंस ही देखो अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने जयपुर के राजा के साथ संधि की और जयपुर के राजा कहा कि हम तेरी क्या कर देंगे? सुरक्षा। तो जयपुर के राजा ने कहा भाई सेना तुम्हारे पास है ही नहीं कि तू तो संधि कर, सेना हम बना लेंगे, पर सेना का खर्चा तू देगा। जब सुरक्षा तेरी कर रहे हैं तो खर्चा भी तू देगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा को लगा मगजमारी खत्म, अपने को सेना बनानी पड़ती है, हथियार लाने पड़ते हैं, इससे अच्छा यही कर दे। आप इस बात को यूं समझ लो कि ये स्प्रिंग बोर्ड की एक बिल्डिंग है और दिलीप सर को लगा इस बिल्डिंग की सुरक्षा करनी है अपने को। तो सुरक्षा के लिए एक तो तरीका ये है कि दिलीप सर खुद अपने गांव से गार्ड लेके आए, उन गार्ड को ट्रेनिंग दे, उन गार्ड को हथियार ला के दे और उनका भाई तुम खड़े रहो, हमारे यहाँ बच्चों की सुरक्षा करनी है। एक तरीका यह है कि कोई सिक्योरिटी कंपनी हो उसको हायर करे और दिलीप सर कहे भाई 5 गार्ड भेज देना, 5 गार्ड हमारे ध्यान रख लेंगे, एक हमारे गाड़ियां लगवा देगा, एक बच्चे आते जाते तब उनका ध्यान रख लेगा, बाहर को लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए इसका ध्यान रख लेगा। सर के लिए दूसरा तरीका ज्यादा ठीक, फालतू की कोई माथा पच्ची, बस अपना ये तरीका था। पहले वाले में राजा महाराजा अपने पहले वाला तरीका अपना रहे थे, खुद की सेना बना रहे थे। अब उन्होंने सेना के लिए किसको हायर कर लिया? अंग्रेजों। जयपुर के राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। जयपुर का राजा सुरक्षा के लिए रुपए किसको दे रहा है? अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने काम सेना बनाते हैं। अंग्रेजों ने जयपुर में विज्ञापन दिया, जिनकी उम्र 16 साल पूरी हो चुकी है, जिनका 56 इंच का सीना है, वो कल आगे दौड़ लगाए, जो जो दौड़ में पास होंगे उनको हम सेना के अंदर ले ले। अब जयपुर के लड़के गए,
दौड़ लगाई, अंग्रेजों की सेना में शामिल। जयपुर के लड़के अंग्रेजों की सेना में जयपुर की रक्षा करते हैं, जयपुर का राजा पैसा देता है, नाम अंग्रेजों का है। रक्षा किसकी? जयपुर की। पैसे किसके? जयपुर के। सेना में लड़के किसके? जयपुर के। नाम किसका? इसको दिमाग कहते हैं, है ना। हम कहते हैं हम अंग्रेजों गुलाम कैसे बने, इसलिए क्योंकि उनमें दिमाग था। अपने वाले भूंगड़ थे, दिमाग किसी ने ज्यादा लगाया नहीं, उनमें दिमाग था। वो हमसे 200 साल आगे थे, उनको राज करना ही था। वो 200 साल आगे थे, इसलिए वो अपने पे नहीं पूरी दुनिया पे राज करके गए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर उन्होंने राज किया, तो सब जगह करके गए, क्योंकि वो सभ्यता में आगे निकल गए थे, हम सभ्यता में कहीं उनसे पिछड़ गए थे, पीछे रह गए थे उनसे। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अपनी सेनाएं बनाई। सेना जहां पर रहेगी उसको क्या बोलेंगे? छावनी। क्या बोलेंगे? तो अंग्रेजों की राजस्थान में 6 छावनी थी। कितनी छावनी थी? जहां सेना रहती है उस जगह क्या बोलते हैं? छावनी। लिखो, राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स इन राजस्थान। मैं नाम लिख रहा हूं कौन कौन सी थी, आप उतार लो फिर बात करेंगे। कौन सी 6 छावनियां बताओ, देखे नाम बताओ। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवड़ा। दोबारा बताओ कौन कौन सी। नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। अंग्रेजों ने जब अजमेर पे कब्जा किया, कहां पे कब्जा किया? अजमेर भी मराठों के पास था। अंग्रेज मराठों को हराते हैं, मराठों को हराने के बाद कहां पे कब्जा करते हैं? अजमेर। अजमेर पे कब्जा करने वाला भी वही आदमी है जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था, डेविड डॉक्टर लोनी। कौन है? तो डेविड डॉक्टर लोनी ने कहां पे कब्जा किया? अजमेर। अब अजमेर को अंग्रेजों ने अपना अड्डा बनाया। अजमेर को अड्डा बनाया तो अजमेर की रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो अजमेर की रक्षा करने के लिए उनको सेना बनानी पड़ी। सेना बनानी पड़ी, जो सेना की छावनी बनानी पड़ी, तो अजमेर से थोड़ा दूर बाहर की तरफ छावनी बनाई। तो अब जिस जगह पे छावनी बनाई गई, इस जगह का नाम क्या रखा जाए? तो ये छावनी बना रहा है डेविड डॉक्टर लोनी। कौन बना रहा है? मैंने बताया था डेविड डॉक्टर लोनी की उपाधि थी नसीर दिल्ली। क्या नाम था? तो उसने कहा यार ये छावनी मैं बना रहा हूं, इस जगह को मैं आबाद कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं नसीर हूं, मेरी उपाधि है नसीर। नसीर द्वारा आबाद किया जा रहा है इस जगह को, इसलिए नाम क्या है? नसीराबाद। नाम डेविड डॉक्टर लोनी के नाम पर है। किसके नाम पर है? क्योंकि डेविड डॉक्टर लोनी की उपाधि क्या थी? नसीर। नसीर ने छावनी बनाई, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ा? तो अजमेर की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की जो छावनी थी, वो छावनी कौन सी थी? आगे बात समझ। अब ऐसे मेवाड़ के राजा ने संधि कर ली। किसने संधि कर ली? तो मेवाड़ के राजा ने संधि की, तो उसने कहा भाई मेरी रक्षा अंग्रेजों का पूरी करेंगे। तो मेवाड़ की रक्षा के लिए जो छावनी बनाएगी वो छावनी है नीमच। कौन सी है? तो नसीराबाद पड़ता है अजमेर में, नीमच अब आता है मध्य प्रदेश में। नीमच कहां आता है? सवाल यह भी उठता है कि हमने ऊपर लिखा कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जबकि नीमच तो राजस्थान में आज नहीं है। तब जो राजस्थान था उसमें नीमच था। मध्य प्रदेश का इलाका है मालवा। कौन सा इलाका है? ये अपना था। नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये सारे जो इलाके हुआ करते, ये अपना राजस्थान का पार्ट हुआ करते। नीमच भी अपना पार्ट था। और नीमच अपने को लगता है कि यार नीमच दूर पड़ता होगा, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वाले टाबरों के आधे से ज्यादा के ननियाल नीमच है। ये प्रतापगढ़ वाले बड़ी सादड़ी, ये जो इधर छोटी सादड़ी जो तहसीलें पड़ती है, ये सारा सामान लेने के लिए नीमच जाते हैं। उनके नीमच बहुत नजदीक लगता है। तो मेवाड़ की रक्षा के लिए जो छावनी थी, वो छावनी कौन सी थी? तो कभी आपसे कोई पूछे, जैसे मेरे को याद है, मेरे से एक बार इंटरव्यू में उन्होंने पूछा
कि यार राजस्थान में अंग्रेजों की छावनियां बताओ, तो मैंने कहा सर नसीराबाद, नीमच। उनका रुको रुको, मैंने कहा यार तुमसे राजस्थान में बताओ, नीमच राजस्थान में है क्या? सॉरी सर, राजस्थान में नहीं है, लेकिन आप जब की बात कर रहे हैं 57 की क्रांति के टाइम की छावनी बता, तब नीमच अपने राजस्थान में था। आज नहीं आता नीमच, पर जब छावनी थी तब तो ये राजस्थान ही था। तो नीमच कहां पर आ गया आपका? एमपी। कहां पे आ गया? एमपी। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए जो छावनी थी वो कौन सी थी? नीमच। ये अपने जयपुर की इधर की सुरक्षा के लिए जो छावनी बनाएगी वो थी देवली। कौन सी थी? जयपुर, कोटा, टोंक, इन जो जगह की रियासतों की सुरक्षा के लिए छावनी थी वो कौन सी थी? देवली पड़ता है टोंक। देवली का है। इधर जो मारवाड़ की सुरक्षा के लिए, जोधपुर की सुरक्षा के लिए छावनी थी वो छावनी थी एरिनपुरा। कौन सी थी? एरिनपुरा पड़ता है पाली। कहां पड़ता है? लिखो डिस्ट्रिक्ट लिखो इनके। नसीराबाद के आगे लिखो अजमेर। नसीराबाद के आगे अजमेर। नीमच के आगे लिखो मध्य प्रदेश, एमपी। देवली के आगे लिखो टोंक। एरिनपुरा के आगे लिखो पाली। अब सुनो, देखो ये सुनो, आप सुनना वापस बात। एरिनपुरा वाली छावनी जब बना रहे थे तो अंग्रेजों का एक अफसर हुआ करता जिसका नाम था डाउनिंग, मेजर डाउनिंग। क्या नाम था? तो मेजर डाउनिंग ये छावनी बनाता है। तो मेजर डाउनिंग ने छावनी हमेशा ऐसे एरिया में बनाई जाती है जहां भीड़ ना हो। वैसे ना बीचों बीच तो नहीं रहेगी ना, शहर के बाहर रहेगी। ठीक है, धीरे धीरे वहां गांव बस जाता है। तो जब डाउनिंग ने छावनी बनाई तो डाउनिंग को पूछा कि इस जगह का नाम क्या रखें? तो डाउनिंग ने कहा मेरे इंग्लैंड में मेरे गांव का जो नाम है उस गांव का नाम है एरन। क्या नाम है? डाउनिंग के गांव का नाम एरन था, इसलिए छावनी का नाम दिया गया एरन। क्या नाम दिया गया? फिर अपने वालों का साहब खाली एरन से देखो मजा नहीं आता, कुछ सर पूरा ऐसे जोड़ो तो मजा आएगा, इसलिए अपने वालों ने जोड़ दिया पूरा, इसलिए नाम था एरनपुरा। क्या नाम था? और एरनपुरा 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 करते करते क्या कर गए? एरनपुरा भी एक अंग्रेज के नाम पे मेजर डाउनिंग का गांव है। मेजर डाउनिंग ने गांव बसाया था एरन, इसके नाम पर ही क्या पड़ गया? नसीराबाद किसके नाम पे? डेविड डॉक्टर लो नहीं, कौन है? उसकी उपाधि क्या थी? तो नसीर ने दिल्ली बचाई, नसीर ने नसीराबाद आबाद कर दिया, नसीर ने आबाद किया, इसलिए जगह का नाम क्या है? अब अंग्रेजों की बेसिकली 4 छावनी थी यहां पर रक्षा के लिए जो छावनी बनाएगी, कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली। बड़ी बड़ी रियासतें यही थी अपने कि मेवाड़ की रक्षा करनी है तो नीमच, अजमेर की रक्षा करनी है तो नसीराबाद, जयपुर की कोटा बूंदी की रक्षा करनी है तो देवली, और पश्चिमी राजस्थान की रक्षा करनी है तो एरन। मारवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर इधर वालों के लिए कौन सी बना दी उन्होंने? एरन। एरनपुरा वाली छावनी बना दी। अब जब अंग्रेजों ने यहाँ राज स्थापित कर दिया तो कोई अंग्रेजों के पास गैर अंग्रेजों को जा किसी ने कहा कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनका पूरी। साहब अजमेर से जोधपुर के बीच, अजमेर से एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है मेर। कौन सी जनजाति है? लूटपाट करती है साहब, आते जाते आदमी को लूट लेती है। ये अजमेर से जोधपुर के बीच वाला इलाका, ये इलाका है मेरवाड़ा। कौन सा इलाका है? इस मेरवाड़ा में मेर जनजाति रहती है, लूटपाट करती है, रक्षा करो। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आज अंग्रेजों ने यहां पर एक छावनी बनाई। यहां छावनी बनाने वाला जो अफसर था उसका नाम था कर्नल डिक्सन। क्या नाम था? कर्नल डिक्सन ने कहा मामला गंभीर है, मेर लूटपाट कर लेते हैं, इसलिए लोगों को सावधान करना पड़ेगा। इसलिए कर्नल डिक्सन ने छावनी बनाई और फिर यहाँ बोर्ड लगा दिया, सावधान रहें। क्या सावधान लगा दिया? क्या बोर्ड लगा दिया? सावधान रहें। अंग्रेजी में लिख दिया बी अवेयर। क्या लिखा गया? बोर्ड लगा हुआ है बी अवेयर, सावधान रहें भाई, लूटपाट हो सकती है, छावनी है यहाँ पे, ध्यान रखनी है सब चीजों की। अब अपने वाला कोई बंदा उधर जाता, उससे पूछते कहां जाके आया, तो वो कहता बी अवेयर जाके आया। कहां जाके आया? तो बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर करते करते क्या है? ब्यावर का नाम ब्यावर नहीं है, बी अवेयर है। क्या नाम है? तो आप जब भी ब्यावर की तरफ जाओगे तो सावधान हो जाना, क्योंकि शहर का नाम ही क्या है? डिक्सन ने बनाया है सर। किसने बनाया था? जब ब्यावर बसाया गया तो मेयर लूटपाट करते थे, ब्यावर बसाया गया तो ब्यावर के चारों तरफ परकोटा बनाया गया। क्या बनाया गया? 4 दीवारी खींची गई। ब्यावर भारत का अंतिम शहर है जिसके चारों तरफ 4 दीवारी है। पहले भारत में जो भी पुराने शहर बनते उनमें 4 दीवारी होती, क्योंकि राजा महाराजाओं की लड़ाइयां होती तो एक दूसरे पर हमले करते, इसलिए 4 दीवारियां बनाते। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई, पूरे भारत में लड़ाइयां। अंग्रेज बिजनेसमैन थे, अंग्रेज जानते थे कि जहां लड़ाइयां होती है वहां पे व्यापार वाणिज्य, इसलिए उन्होंने लड़ाइयां करवाई बंद, इसलिए परकोटों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद के जो शहर है उनमें परकोटे
उनमें चार दीवारियां नहीं है, लेकिन एक शहर में चार दीवारी है। वो शहर कौन सा है? क्योंकि यहाँ लूटपाट वाला डर था, इसलिए अंग्रेजों ने बटालियन बनाई। उस बटालियन का नाम था मेरवाड़ा बटालियन। क्या नाम था? मेरवाड़ा की रक्षा के लिए बटालियन, इसलिए नाम क्या है? मेरवाड़ा बटालियन। और मेरवाड़ा बटालियन कहाँ रहेगी? कहां पे रहेगी? ब्यावर। ब्यावर नहीं है, क्या नाम है? कौन बसा रहा है? कर्नल डिक्सन। कौन था? भला आदमी था बेचारा। कर्नल डिक्सन इंडिया में मरा था, उसकी वाइफ भी इंडिया में रही थी, उसके मरने के बाद वो भी वापस नहीं गई थी, वो यहीं मरी थी। कर्नल डिक्सन की ब्यावर में मूर्ति लगा दी। आजादी के बाद हमें राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म आया, और हमने कहा ये कौन अंग्रेज है जिसकी मूर्ति है? हमारे देश में अंग्रेजों की एक भी मूर्ति रहनी। और आजादी के बाद हमने डिक्सन की मूर्ति उतार दी। ब्यावर में 4 साल तक बरसात नहीं हुई। वापस डिक्सन की मूर्ति लगाई गई तब ब्यावर में बरसात हुई। ब्यावर के कोई लोक देवता है तो वो कौन है? भूमियों सा महाराज है। ऐसे ही एक जनजाति और थी अपनी भील। कौन जनजाति थी? उदयपुर में एक इलाका पड़ता है, उस इलाके का नाम है भोमट। कौन सा है? उस भोमट वाले क्षेत्र में एक जनजाति लूटपाट कर लेती है। वो जनजाति कौन सी है? भील। इसलिए भीलों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों ने एक और छावनी बनाई, वो छावनी है खेरवाड़ा। कौन सी है? तो ब्यावर पड़ गई अजमेर में, खेरवाड़ा आपका उदयपुर। कहां पे? लिख लो। ब्यावर कहां पर है? अजमेर। खेरवाड़ा कहां पर है? तो भीलों पे नियंत्रण के लिए कौन सी छावनी थी? इसलिए खेरवाड़ा वाली जो बटालियन थी उसका नाम था मेवाड़ भील कोर। क्या नाम था? ब्यावर वाली जो बटालियन थी उसका नाम ही क्या था? मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा की रक्षा के लिए मेरवाड़ा बटालियन, भोमट भीलों से रक्षा के लिए मेवाड़ भील कोर। तो 6 छावनियां अंग्रेजों। कौन कौन सी बताओ? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और अब मोटा मोटा सा तीसरी क्लास से 57 की क्रांति पढ़ने लग जाते हो तो आप इतना सा जानते हो कि 57 की क्रांति फौजियों ने शुरू की थी। किसने शुरू की? हुआ यह था कि अंग्रेज जब अपनी सेना बना लेते तो सैनिकों के पास में गन थी, उस गन का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? क्रांति से थोड़े दिन पहले अंग्रेज गन चेंज करते हैं, एक नई गन लेके आते हैं, एनफील्ड। क्या लेके आते हैं? पहले तो एक गन उनके पास, उसका नाम क्या है? ब्राउन बेस नाम करके एक गन है। और अब एक नई गन लेके आ गए जिसका नाम क्या है? इस एनफील्ड गन की एक विशेषता है, इस गन में जब कारतूस डाले जाते, क्या डाले जाते? तो उस कारतूस के ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता, उस ढक्कन को उड़ाना पड़ता। अच्छा, उस ढक्कन को उड़ाने के लिए ये कहा गया कि बस इतना सा करो, थोड़ा सा दांत लगाओ तो उड़ जाएगा। फिर इसको डालो, फिर दूसरा कारतूस, फिर तीसरा कारतूस, और बड़ा यूं ग्रीस सा लगा, उसके ऊपर चिकनाई लगी हुई कि थोड़ा सा दांत अड़ाते उड़ जाता हो। तो सैनिकों को लगा ये शानदार बंदूक है। बंदूक बड़ी जोरदार, बहुत अच्छी सी। अब वो गोलियां निकले उससे बहुत पहले वाली की तुलना में ज्यादा अच्छी थी, पर उसके अंदर बस एक वो था कि वो कारतूस का ऊपर वाला कॉर्क उड़ाना पड़ेगा, कॉर्क उड़ाओगे तो वो अंदर जाएगा आपका। ठीक है, चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बंगाल में अंग्रेजों की एक छावनी, इसका नाम है बैरकपुर। क्या नाम है? बैरकपुर छावनी का एक फौजी है, उस फौजी का नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? ये 29 मार्च 1857 का दिन था। कौन सा दिन है? 29 ऑफ मार्च 1857। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के अंदर सैनिक है, 34वीं इन्फेंट्री के सेना। इन्फेंट्री मतलब होती है पैदल सेना। इन्फेंट्री मतलब क्या होती है? अंग्रेजों की पैदल सेना की जो 34वीं टुकड़ी थी, 34th टुकड़ी थी, उसका एक फौजी है। फौजी का नाम क्या है? गंगा नदी में नहा के सुबह सुबह वापस आ रहा है। बंगाल में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में सुबह सुबह डुबकी लगा के हर हर गंगे हर हर महादेव के नारे लगाते हुए वापस आ रहा है। रास्ते में एक सफाई कर्मचारी झाड़ू निकाल रहा है। मंगल पांडे उस सफाई कर्मचारी की टच हो गया, या सफाई कर्मचारी मंगल पांडे की टच हो गया, और मंगल पांडे ने कहा, रहे दिखाई नहीं देता, नहा के आया हूं सुबह सुबह, तू टच हो गया, अब वापस नहाना पड़ेगा यार, तरीका है नहीं, तमीज नहीं तुझे, नहीं दिख रहा तुझे, मैं आ रहा था इधर से। उस सफाई कर्मचारी ने कहा, चिल ब्रो चिल, इतना लोड का ही लिया, क्या हो गया, टच हो गया तो हरेगा, ऐसे कैसे, मैं पंडित जी हूं, ऐसे कैसे टच हो सकता तू मेरे? उस सफाई कर्मचारी ने कहा कि देखो पंडित जी, आपको यदि लगता है कि किसी सफाई कर्मचारी के टच होने से आप अछूत हो जाते हो, तो गाय की चर्बी खाने से तो हिंदू धर्म को खूब बढ़ता होगा। और मंगल पांडे, क्या बदतमीजी है, गाय की चर्बी कौन खा रहा है? मैं पंडित हूं, हिंदू हूं, मैं गाय कैसे खा सकता हूं? तो पंडित जी धीरे, आवाज धीरे, फौजी हो? हाँ। नहीं नहीं, बंदूक आई आजकल एनफील्ड। हाँ। उसमें कारतूस डालते हो तो जीभ से तोड़ते हो, दांत से हटाते हो उसको, कॉर्क को, कि हाँ।
वो जो चिकनाई है ना ऊपर, वो गाय और सुअर की चर्बी है। और अंग्रेजों का ये कहना है कि गाय की चर्बी खिला के हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करो, सुअर की चर्बी खिला के मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करो। क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है। याद रखना, तो ये मत बता देना कि सुअर मुसलमानों के लिए पवित्र है, सुअर मुसलमानों के लिए हराम है। और अंग्रेजों का यह मानना है कि यदि हिंदू गाय खा ले तो किस बात का हिंदू, और मुसलमान सूर खा ले तो किस बात का मुसलमान। और एक बार यदि हिंदू और इस्लाम धर्म से बाहर निकल गए तो तीसरा ऑप्शन ईसाई है। इसलिए अंग्रेजों का मानना है कि सैनिकों को सबको क्या बना दिया जाए, और एक बार यदि सैनिक सारे ईसाई बन गए तो पूरी सेना अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगी, और पूरी सेना अंग्रेजों के अंडर में आ गई तो पूरे भारत को ईसाई बनाना ज्यादा दूर है। और यदि पूरा भारत ईसाई बन गया तो अंग्रेजों का विरोध नहीं होगा। विरोध का एक कारण यह भी है कि हमें लगता है ईसाई हम पे राज क्यों कर रहे हैं, हमारा देश हम राज करेंगे, ईसाई राज कर रहे हैं, इसलिए सबको क्या बना दिया जाए। इसलिए पंडित जी, ये सुबह सुबह जो गाय आप कारतूस डालते हो ना, एक गाय और सूअर की चर्बी है। मंगल पांडे का तुझे क्या पता? उसने कहा वो जिधर कारतूस बनते ना उधर झाड़ू मैं ही लगाता हूं। मंगल पांडे को बड़ा गुस्सा आया। मंगल पांडे हाथों हाथ अपने ऑफिसर्स के पास गए और जो उनके सीनियर थे उनके पास गए, और सीनियर को जाकर कि सर मुझे अभी अभी पता चला, अंग्रेज अफसर थे, अंग्रेजों हमें अभी अभी पता चला कि ये जो कारतूस है इनमें गाय और सूअर की चर्बी है, क्या ये बात सही है? अंग्रेजों ने कहा अरे नहीं मंगल, तुम इधर आओ, बाद में बात करेंगे अपने। मंगल पांडे गुस्सा आया, मंगल पांडे ने दोनों गोली मार दी। हालांकि मरे दोनों ही नहीं, पर उसने दोनों पे गोली चला दी। मंगल पांडे को हाथों हाथ गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल को फांसी लगा दी गई। कब गिरफ्तार किया गया? 29 मार्च। कब किया गया? फांसी कब लगाई गई? मंगल पांडे की कहानी इतनी है। 29 मार्च को वो चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ अंग्रेजों पे गोली चलाते हैं, अंग्रेज उनको ऑन द स्पॉट गिरफ्तार करते हैं। 8 अप्रैल को क्या लगा दी जाती है? ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि आमिर खान ने 3 घंटे की मूवी बनाई कैसे। घटना तो इतनी है। अब इस घटना में रानी मुखर्जी भी आ रही है, अमीषा पटेल भी आ रही है, मंगल पांडे पूरे देश में मंगल मंगल गाता हुआ घूम रहा है। घटना इतनी है। 29 मार्च को घटना हुई, 8 अप्रैल को क्या लगा दी गई? पर मंगल पांडे इतने लोकप्रिय, इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि अंग्रेजों के खिलाफ बाद में जो कोई क्रांति करता, अंग्रेज उसको पांडे कहते। अंग्रेज क्या बोलते? तो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसके अंदर है कि आज हमने 500 पांडे पकड़ लिए, आज हमने 20 पांडे फांसी लगा दिए, आज हमें लग रहा है 30 आदमी पांडे बनने वाले ही हैं कि 30 हमारे खिलाफ क्रांति करने वाले। उनको लगता है जो क्रांति करता है वो क्या है। ये 8 अप्रैल को उनको फांसी लगाई गई। लेकिन ये बात धीरे धीरे अलग अलग भारत के अंदर फैलने लगी। 24 अप्रैल को मेरठ की छावनी के 90 फौजी एनफील्ड बंदूक का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। कौन सी छावनी के? यूपी में मेरठ की छावनी। 90 फौजियों ने 24 अप्रैल को कहा कि साहब हम एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग है, क्योंकि इनमें जो कारतूस है इनमें गाय और सूअर की। सेना कहती है ऑर्डर इज ऑर्डर, सेना में आप ऑफिसर का ऑर्डर टाले। उन 90 फौजियों को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 9 मई को 90 फौजियों को सजा सुना दी, जेल भेजो रहे। और 9 मई को 90 फौजियों को किस में डाल दिया गया? हालांकि 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिले, 5 छोड़ दिए गए और 85 फौजियों को जेल में बंद कर दिया। कब छोड़ा उन्होंने, मना कब किया? 24 मई, 24 अप्रैल। और उनको जेल में कब डाल दिया? 90 ने कहा था 85 जेल में डाले गए, 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिले, छोड़ दिए गए। अगला दिन 10 मई था, छावनी में छुट्टी थी। मेरठ के कुछ फौजी, छावनी के कुछ फौजी मेरठ शहर में घूमने के लिए गए हुए थे, शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। जब सैनिक वहां घूम रहे थे, वहां को एक लड़कियों का एक दल घूम रहा था, गर्ल्स घूम रही थी कुछ, और किसी एक फौजी ने किसी गर्ल्स को देख के कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया। वो कॉल गर्ल्स थी कोई, उनमें से एक किसी लड़की गुस्सा है और उसने पीछे मुड़ के वापस कहा कि अकेली लड़कियां देख के तुम्हारी मर्दानगी खूब फूटती है, हमारे पे कमेंट कर रहे हो, और तुम्हारे फौजियों को कल 85 साथियों को नंगे करके जेल में डाला गया, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां गई थी रे? तब तुम्हें शर्म नहीं आई कि हमारे फौजी जेल के अंदर पड़े? लड़कियां बेइज्जती कर दे तो ज्यादा फील होती है। उन फौजियों को गुस्सा आया, वो हाथों हाथ वहां से वापस आए, छावनी आए, छावनी आए के जेल का ताला तोड़ा और अपने 85 साथियों का बाहर आ जाओ। अंग्रेज अफसर, अंग्रेजों ने कहा क्या करो और क्या करो, इनको अंदर रखना, इनको बाहर। नहीं सर, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हम इनको जेल के अंदर रहने नहीं, हम इनको बाहर निकाले। अंग्रेजों ने जो तोप चलाने वाला तोपची था उसका तोप बाहर लाओ, हमारे खिलाफ बगावत करेंगे, भून दो इन सबको, उड़ा दो। वो जो तोपची था वो इंडियन था, उसने अंग्रेजों को उड़ा दिया। अचानक 10 मई को मेरठ में क्रांति होगी। मेरठ की क्रांति में लड़कियों का पूरा योगदान है।
उस दिन यदि वो लड़कियां ना कहे तो मेरिट में क्रांति, 57 की क्रांति लड़कियों ने करवा दी भाई साहब। अब मेरिट वालों ने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। अब अंग्रेजों को मार दिया, तब किसी ने कहा अब क्या करे। तो एक आधा कोई आप जैसा कोई जोशीला आदमी था, उसने कहा जैसे हमने मेरठ में अंग्रेजों को मार दिया, पूरे भारत में अंग्रेजों को मार देंगे। तो किसी ने कहा भारत में मार देंगे, फिर भारत में राज किसका आएगा? वही पहले वाला राज वापस लाएंगे। इसने पहले किसका था कि पहले मुगल बादशाह का राज था। ये मुगल बादशाह कहां रहता है? कि दिल्ली रहता है। आजकल मुगल बादशाह कौन है भगवान जाने, चलो पता लगाते हैं। तो 400 फौजी मेरठ को रात को 10 मई को निकलते हैं दिल्ली की तरफ। किधर निकलते हैं? कहां से? 11 मई को अभी तक सूर्य भगवान दिल्ली में उतरे नहीं थे, उससे पहले मेरठ के फौजी दिल्ली पहुंच गए। रातों रात घोड़ों पे दिल्ली, वो मेरठ से। और सुबह सुबह झांझर की एकदम, और जाके लाल किले का गेट नॉक किया। गेट कीपर बाहर खड़ा था, गेट कीपर कहा कि हम मेरठ के विद्रोही हैं। हम कौन है? मेरठ के बागी हैं, बागी। हमने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की है, हम मुगल बादशाह से मिलना चाहते हैं। कौन है मुगल बादशाह? नाम बता पहले तो। उसने कहा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है। कौन है? हाँ, कि वो जो भी है उसको जाके कहे कि हम मेरठ के बागी हैं, हम उससे मिलना। मुगल बादशाह भी सुबह सुबह बैठ के हुक्का पी रहे थे अपना, पास आनिए भानिए 5-7 बैठे हुए एकदम। और गेट कीपर गेट कीपर ने जाकर कि सर बाहर कुछ 400 बंदे आए हैं, वो कह रहे हैं हम मेरठ के बागी हैं, हमने क्रांति की, अंग्रेजों को मार दिया, मुगल बादशाह से मिलना चाहते हैं। मुगल बादशाह ने कहा सुबह सुबह खोपड़ा मत खराब करो, उन्होंने बाद मिल 12 बजे आगे मिल, 12 बजे मैं दरबार लगाता हूँ उसमें मिलना। गेट कीपर ने जाकर कि मुगल बादशाह अभी नहीं मिल सकते, मुगल बादशाह दोपहर में आपसे मिले। उन्होंने कहा अच्छा, मुगल बादशाह की इतनी औकात? वो बेटा अंदर ही घुस गए। अंदर आकर उन्होंने कहा कौन है? मुगल बादशाह कौन है तुम्हारे में से? बहादुर शाह ने कहा मैं हूं। अरे कहा आप हो गया? नमस्ते सर, नमस्ते। मुगल बादशाह जी नमस्ते। जफर नाम आपका ही है? हाँ का मैं हूं। बताओ कौन हो? कहा हम मेरठ के बागी हैं सर, हमने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की है, हमने मेरठ में अंग्रेजों का राज समाप्त कर दिया, अब हम चाहते हैं पूरे भारत में अंग्रेजों का राज समाप्त किया जाए, एक बार फिर आपको मुगल बादशाह के सिंहासन पर बिठाया जाए। मुगल बादशाह का होल्ड होल्ड होल्ड, पर जब सारे अंग्रेज खत्म हो जाएंगे तो मेरे को पेंशन कौन देगा? क्योंकि मुगल बादशाह को अंग्रेज क्या दिया करते? अरे कार मुगल बादशाह, जब अंग्रेज चले जाएंगे पूरे भारत का टैक्स तू लेगा। तू वापस अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की तरह मुगलिया तख्तो ताज पर बैठेगा, तू राज करेगा। मुगल बादशाह फालतू की बात है, रवाना है, झूठी बातें नहीं, चलो चलो रवाना हो जाओ यहां से। एक किसी सैनिक ने मुगल बादशाह की बंदूक लगाई कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हम कह रहे हैं तू मुगल बादशाह? हाँ पर मुगल बादशाह हूं। उसने कहा हाँ मैं मुगल बादशाह हूं। प्लीज घर पे तो पूछ लो, वाइफ से तो पूछ के आ जाऊं। हाँ पूछ क्या, फटाफट पूछ क्या। मुगल बादशाह की जो वाइफ थी उसका नाम था जिन्नत महल। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर अंदर जिन्नत महल के पास गया, उसने जिन्नत महल को जाकर कि जिन्नत महल भगवान जाने कौन है, पर कुछ 400 आदमी कह रहे हैं हम मेरठ के बागी हैं, हम अंग्रेजों का राज खत्म करके मुगल बादशाह का राज लाना चाहते हैं, मुझे कह रहे तू मुगल बादशाह बन, तेरा क्या मानना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने कुछ ऐसा? जिन्नत महल इंटेलिजेंट थी, और जिन्नत महल को सपना आया, उन्हें सपना देखा गया एक बार यदि वापस मुगल बादशाह का राज आ जाए तो जैसे कभी अकबर, जहांगीर मुगलिया तख्तो ताज पर बिराजते थे, साथ में उनकी रानियां बैठा करती, जहांगीर जब झरोखा दर्शन करने आता नूरजहां पास में बैठी रहती, वैसे ही बहादुर शाह जफर जब नीचे पब्लिक खड़ी होगी ऊपर आगे हाथ हिलाएगा, साथ में मैं खड़ी रहूंगी, मलिका हिंदुस्तान नाम होगा, अपने ताज सिर पे आएगा। और जिन्नत महल ने बहादुर शाह जफर का है वो एक बार बन के तो देखो। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्बाद करने वाली महिला कौन है? ये नहीं कहे तो बापड़ा बहादुर शाह जफर फालतू की बातें, जिन्नत महल मरा गई बापड़े। कि व्यक्ति की सफलता में महिलाओं का योगदान होता है, मगर असफलता में उससे ज्यादा होता है। उतना कुतना है भाई साहब, ज्यादा ध्यान देने की बातें। तो बहादुर शाह जफर ने कहा ठीक है, और 11 मई को बहादुर शाह जफर को क्या घोषित कर दिया गया? मुगल बादशाह। 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ वाले जो फौजी थे उनमें से कुछ फौजी थोड़े दिन, क्रांति से थोड़े दिन पहले अजमेर भेजे गए थे। कहां भेजे गए थे? मेरठ वाले फौजी, मेरठ में 10 मई को क्रांति होती है, 10 मई से थोड़े दिन पहले वो कहां भेजे गए थे? अजमेर। जब 10 मई को वहां क्रांति हो गई तो किसी ने अजमेर वाले अंग्रेजों को समझाया, सर एक बात बताना रे, ये आजकल अजमेर में जो फौजी है ये कहां से आए हैं? का मेरठ। क्रांति कहां शुरू हुई है?
का मेरठ। तो इसका मतलब इन फौजियों को पता है ना कि चर्बी वाले कारतूस की बात, अंग्रेजों को ऑब्वियस सी बात पता है। और कभी इनका खोपड़ा खराब हो रही है, अजमेर में क्रांति कर गए तो तुम्हारा पत्ता साफ कर देंगे 2 मिनट में। तुम्हारा एजीजी यहाँ है, तुम्हारे हथियार यहाँ है, तुम्हारे लुगाई टाबर यहाँ है, तुम्हारे हॉस्पिटल यहाँ है, तुम्हारे चर्च यहाँ है, सब पे कब्जा करेंगे। इसलिए कम से कम दुश्मन को इतना नजदीक तो मत रखो, इनका ट्रांसफर करो, अजमेर मत रखो इनको। इसलिए उन अजमेर वाले फौजियों को कहा गया तुम नसीराबाद जाओ। कहां जाओ? वो पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी थी। पैदल सेना कौन सी टुकड़ी थी? एनआई बोला करते, नेटिव इन्फेंट्री। क्या बोला करते? कौन सी टुकड़ी है? मेरठ से कहां आए थे ये लोग? अजमेर। अजमेर से कहां भेज रहे हैं? पूछा कि क्यों अचानक, क्यों हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों भेज रहे हो? और फिर यदि हम चले जाएंगे तो अजमेर की रक्षा कौन करेगा? अंग्रेजों ने कहा तुम्हें भेजना तो मेरठ से नसीराबाद ही था, टाइपिंग एरर से तुम अजमेर भेज दिए गए, इसलिए तुम अपने नसीराबाद जाओ, और अजमेर की रक्षा के लिए हम ब्यावर से फौज बुला लेंगे। कहां से फौज बुला लेंगे? ब्यावर से फौज बुला लेंगे। ब्यावर से मेरवाड़ा बटालियन, ब्यावर वाली फौज होती है, उसका क्या नाम था? तो मेरवाड़ा बटालियन आ जाएगी अजमेर, और तुम अजमेर वाले कहां चले जाओगे? इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले सैनिकों को बड़ा अजीब लगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने को यहां से नसीराबाद भेज दिया अचानक। ये जब जा रहे थे इनमें खुसर पुसर हुई, क्यों भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? तो किसी ने कहा अंग्रेजों को डाउट है अपने पे कि अपने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करेंगे। उनका अच्छा ये है क्या, तो क्रांति नसीराबाद में भी कर सकते हैं अपने। ये नसीराबाद पहुंचे, नसीराबाद में ऑलरेडी अंग्रेजों की 2 बटालियन खड़ी है। एक तो 30वीं कौन सी खड़ी है? एक घुड़सवार सेना खड़ी थी अंग्रेजों की ओर, बॉम्बे लासर्स। कौन कौन सी 2 खड़ी है? ये तो 13th है नहीं, और एक दूसरी कौन सी खड़ी है? बॉम्बे लासर्स वहां पर और खड़ी है। जब ये 15वीं वाले सैनिक वहां पे गए, अंग्रेजों के भगवान जाने क्या दिमाग में, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अंग्रेजों ने इन 15वीं वाले सैनिकों को कहा कि तुम हथियार जमा करा दो। क्या जमा करा दो? इनको बड़ा अजीब लगा कि यार सेना से हथियार कब लिए जाते हैं, हथियार क्यों जमा करवाएं? कि नहीं नहीं तुम हथियार जमा करवा दो। इतने में इनको सूचना मिली कि इसको कहा गया कि तोपें भर लो। यार अपने से हथियार रखवा रहे हैं, बॉम्बे वाले करें हथियार तैयार कर लो, इसका मतलब अपने को मारेंगे। जब किसी आदमी को यह पता चलता है ना कि अगला अपने को मारेगा, तो हर आदमी सोचता है कि मार के मरूं। इसलिए 15th नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में क्रांति कर गई 28 मई को। कब क्रांति कर गई? तो भारत में भी क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की, राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत। भारत में शुरुआत होती है मेरठ में, राजस्थान में शुरुआत होती है नसीराबाद। भारत में शुरुआत होती है 10 मई को, राजस्थान में शुरुआत होती है 28। अपने छावनियों में क्रांति भी, 2 छावनियां ऐसी रही जहां क्रांति नहीं हुई, ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन कौन सी? बाकी चारों छावनियों में क्रांति हुई। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, और कहां कहां नहीं हुई? यहीं से शुरू करो, अपन लिखो फिर एक एक का पढ़ते। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट। सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट। सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट। सैनिकों ने क्रांति में भाग, तो 2 छावनियों में क्रांति हुई नहीं। कौन कौन सी 2 छावनियां? शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद। हेडिंग डालो नसीराबाद, एक एक का पोस्टमार्टम करें। देखो एनआई की फुल फॉर्म तो होती है नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। क्या मतलब होता है? पर आपने पूरा मत लिखना, आपने क्या लिख लेना? एनआई। एनआई से समझ में आ जाएगा। लिखो 28 मई को 28 में, 28 मई को 28 में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई, 15वीं एनआई के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई, क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट। क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट।
कब की गई क्रांति की शुरुआत? 28 मई। कौन सी इन्फेंट्री ने, कौन सी छावनी से? जो अंग्रेज सामने उन अंग्रेजों को मारा। देखो 2 अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। दो अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। सुनो इधर देख लो, नाम देख लो, 2 अफसर है, एक का नाम है कर्नल न्यूबेरी, क्या नाम था? एक का नाम है कैप्टन स्पॉटिसवुड। कौन कौन 2 बताओ देखे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। लिख लो, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। कौन सी छावनी में मार दिया गया इनको? नसीराबाद छावनी में। कौन कौन से 2 अफसरों को बताओ नाम? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। कई अंग्रेज भाग गए, ब्यावर की तरफ भागे थे कई अंग्रेज। अंग्रेज ब्यावर की तरफ भागे थे तो एक कर्नल साहब थे, उन कर्नल साहब का नाम था कर्नल पेनी। क्या नाम था? ये नसीराबाद से ब्यावर की तरफ भाग रहे थे, रास्ते में पैनिक अटैक आ गया। तो पैनिक अटैक से किसकी मृत्यु हुई? लिखो, कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। तो 2 को तो मार दिया, किस किस को मार दिया? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। खुद ही राम जी के पास कौन चला गया? कर्नल पेनी। 2 अंग्रेज अफसर घायल हो गए थे। लिखो, 2 अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर दिया गया, या 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स वर इंजर्ड। लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखे? लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी, नाम लिख लो। लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी। कौन से 2 अफसर मार दिए गए? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। किसको पैनिक अटैक आ गया? 2 घायल कौन कौन हो गए? लोक और हार्ड। कितनी तारीख को क्रांति होती है? कौन सी छावनी में? कौन सी इन्फेंट्री? 28 मई को क्रांति करने के बाद इन्होंने 28, 29, 30 3 दिनों तक छावनी लूटी। कितने दिन छावनी लूटी? अंग्रेजों का सामान, माल मत्ते, हथियार, धन जो भी पड़ा था वो सब लूटा। जब ये जा रहे थे तब यहां ऑलरेडी एक सेना और खड़ी, उस सेना का नाम है 30वीं। कौन सी है? ये 30वीं और बॉम्बे वाले न्यूट्रल खड़े, ये कुछ ही नहीं बोल रहे। जाते जाते 15वीं वालों ने इन 30वीं वालों से पूछा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम कब लड़ोगे रे, हम अकेले लड़ रहे हैं। और 30वीं वालों ने कहा कि हम तो 30 तारीख का वेट कर रहे थे, तुम 28 को क्रांति करके, हम 30वीं है इसलिए क्रांति भी कब करेंगे? 30। और 30 तारीख को ये 15वीं वाले दिल्ली जा रहे थे। कौन जा रहे, कहां जा रहे थे? तो उनके साथ में ज्वाइन कौन करते हैं? देखो, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी क्रांति में शामिल हो गई। 30th नेटिव इन्फेंट्री ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी क्रांति में शामिल हो गई। 30th एनआई ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी क्रांति में शामिल हो गई। 30th एनआई ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। अब सबको समाचार यही थे कि क्रांति करने के बाद कहां जाना है? दिल्ली। क्योंकि बादशाह कौन बन गया? बहादुर शाह जफर। पहले सैनिक किसकी तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेज। अब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया, अब राज किसका आएगा? बहादुर शाह जफर। इसलिए किसके पास चलो? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहां बैठा है? दिल्ली। इसलिए सारे विद्रोही कहां जाते थे? दिल्ली। लिखो, सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। किधर मार्च किया सबने? मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। ये नसीराबाद की क्रांति है भाई। कब होती है नसीराबाद में क्रांति? 28 में। कौन सी इन्फेंट्री? कितनी तारीख को? कौन से 2 अफसर मार देती है? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। कौन हृदयाघात से मर गया?
कौन कौन दो घायल हुए? लोक और आरडी। कौन सी इन्फेंट्री साथ देती है और सारे कहां चले जाते हैं? अब लिखो नीमच। अगली कौन सी है? नीमच। 28 मई को नसीराबाद में क्रांति होती है। ये समाचार पहुंचते हैं नीमच। कहां पहुंचते हैं कि भाई साहब नसीराबाद में क्या हो गई? क्रांति। नीमच में अंग्रेजों का एक ऑफिसर है, उस ऑफिसर का नाम है कर्नल एबोट। क्या नाम है? 2 जून की बात है। कब की बात है? 2 जून को कर्नल एबोट ने सारे इंडियन सोल्जर्स को बाहर निकाला। इंडियन सोल्जर्स का कसम खाओ अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति नहीं करोगे। और 2 जून की रात को अपने सारे फौजियों ने सौगंध खाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति, जब अंग्रेज हमें 2 जून की रोटी देते हैं, इसलिए आज हम 2 जून को कसम खाते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति। जब ये वहां पे कस्में खा रहे थे तो एक यूपी का फौजी था, उस फौजी का नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? कहां का फौजी है मोहम्मद अली बेग? यूपी का एक फौजी, उसका नाम क्या? और मोहम्मद अली बेग ने वो जो लाइनें बनी हुई थी उन लाइनों को तोड़ा, लाइनों को तोड़ के बाहर आया और बाहर आकर सॉरी सर मैं ऐसी कोई भी कसम खाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? जब सारे कसम खा रहे हैं तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या पड़ा है कसमों में? कसमें, वादे, प्यार, वफा सब है ना, झूठी बातें, इनमें कुछ भी पड़ा। और उसने कहा अंग्रेजों कसमें तुमने भी खाई थी। तुम जब हमारे देश में हमारे राजाओं से संधियां की तब तुमने कहा था कि आंतरिक मामलों में कोई भी इंटरफेयर, बाहरी मामले अंग्रेजों के पास, आंतरिक मामले। और अभी थोड़े दिन पहले तुमने हमारे लखनऊ के राजा को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के राजा को अंग्रेजों ने थोड़े दिन पहले गिरफ्तार किया था, वाजिद अली शाह। किसको गिरफ्तार किया? और अंग्रेजों ने इस आधार पर गिरफ्तार किया कि वाजिद अली शाह का शासन अच्छा नहीं है, कुशासन, बेड गवर्नेंस। तुम्हें क्या लेना देना है? बाहर के मामले देखो, आंतरिक मामले हमारा राजा देख रहा है। तुमने वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कैसे किया? अंग्रेजों ने कहा वाजिद अली शाह बेलखना ही था। उसने कहा टेढ़ा है पर मेरा, हम देखते यार हमारा राजा है, कैसा था कैसा नहीं था। हालांकि वाजिद अली शाह तो बेलखन है, लखन तो नहीं थे वाजिद अली शाह में। कहते हैं जब अंग्रेजों की सेना लखनऊ में वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करने के लिए आई तो लखनऊ का किला खाली हो गया, लोग भाग गए अंग्रेजों को डर से, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आ गए, सब भाग गए। जब अंग्रेज किले में घुसे तो पूरा किला सुनसान खाली पड़ा, केवल वाजिद अली शाह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो अंग्रेजों ने जब गिरफ्तार किया तो अंग्रेजों ने कहा कि यार जब सारे भाग गए तू भी भाग सकता था, छुपने का मौका तेरे पास भी था, तू छुप सकता था, तू क्यों नहीं भागा? वाजिद अली शाह ने कहा मेरे जूते के फीते बांधने के लिए कोई नौकर नहीं था। अंग्रेजों ने कहा फीते हम टाइट कर देंगे तेरे, तू खड़ा हो जा। जिस आदमी से जूते के फीते नहीं बंधे उस आदमी का शासन कैसा रहा होगा ये और समझा जा सकता है। पर मोहम्मद अली बेग अपना तो अपना ही होता है। मोहम्मद अली बेग ने कहा भाई ऐसे तुमको करना। कोई पूछेगा कौन से फौजी ने कसम खाने से मना कर दिया? किसके सामने? देखो, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयल्टी बिफोर कर्नल एबोट, डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयल्टी बिफोर कर्नल एबोट। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। डिनाइड टू टेक ओथ बिफोर कर्नल एबोट, सॉरी, फॉर ब्रिटिश लॉयल्टी बिफोर कर्नल एबोट, डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयल्टी बिफोर कर्नल एबोट। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से, कहने का मतलब ये था मैं ऐसी कोई कसम नहीं खाऊंगा कि मैं क्रांति नहीं करूंगा, ये सब बातें झूठी है तुम्हारी। बाकी सबने अपने सौगने खा ली। कितनी तारीख को? 2 जून को। 2 जून को सबने सौगने खाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति। 3 जून को क्रांति कर दी इन्होंने। कब क्रांति की? हीरा सिंह के नेतृत्व में। किसने क्रांति की? लिखो 3 जून को। ऑन 3 जून
सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी। सोल्जर्स रिवोल्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह। सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी। सोल्जर्स रिवोल्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह। सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी। सोल्जर्स रिवोल्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह। अंग्रेजों ने कहा रात तुमने सौगने खाई, सुबह क्रांति कर गए, ऐसे कैसे हो सकता? आपने उनका प्रैंक था, प्रैंक। हमने पूरी सौगन नहीं खाई थी, बीच में सौगन हमने अंगुली ऐसे कर ली थी। छोटे थे तब स्कूलों में प्रतिज्ञा करवाते कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन। थोड़े बड़े हुए तो एक दिन सीनियर ने बुलाया कि जिन्हें इधर आ, क्या प्रतिज्ञा करते हो रे? सभी। हाँ, ब्याह किससे करेगा? तो बात दिमाग में गई यार, बात तो सही है। तो भैया क्या करें, सर बुलवाते हैं सभी भारतीय भाई बहन है, काम मन ही मन से क्या करें, सभी भारतीय फिर मन में क्या, एक को छोड़ के। तो ज्यादातर तो ये बोलते कि सभी भारतीय फिर उन्होंने कहते एक को छोड़ के, और जिसको एक पता होती वो कहता उसको छोड़ के। कईयों के छोटी क्लास से सिस्टम सही होते थे, तो उसको छोड़ के बाकी सब भाई बहन है। अब कई बार हंसी आती है कि यार ठीक बातें करते थे यार। तो वैसे हीरा सिंह ने कहा कि हमने पूरी सौगंध खाई, तो ये 3 जून को वहां क्रांति करते हैं। नीमच में जो अंग्रेज सामने आते हैं उनको मारते पीटते हैं, अंग्रेज वहां से भाग जाते हैं। नीमच से आते हैं चित्तौड़गढ़। कहां पर आते हैं? चित्तौड़गढ़ से आते हैं भीलवाड़ा। कहा आते हैं? भीलवाड़ा में एक रियासत थी शाहपुरा। कौन सी रियासत? शाहपुरा का राजा, उसका नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? और शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सैनिकों तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो कोई पूछेगा नीमच के विद्रोहियों का साथ किसने दिया था? शाहपुरा के राजा, लिखो, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का समर्थन किया, सपोर्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों का समर्थन किया, सपोर्टेड रिबेल्स। नीमच से कहा आए थे लोग? चित्तौड़। चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से घुसे टोंक, भीलवाड़ा से कहां गए? टोंक में ऑलरेडी एक छावनी है देवली। कौन सी छावनी है? और देवली छावनी में एक सेना खड़ी है, महिदपुर बटालियन। कौन सी सेना खड़ी है? महिदपुर बटालियन पहले से तैयार खड़ी है, और जैसे ही ये नीमच वाले फौजी आए महिदपुर बटालियन भी साथ में हो गई। तो कौन सी सेना ने साथ दिया? कौन सी छावनी की? कौन सी? तो देवली छावनी में भी क्रांति हो गई, वो भी नीमच वालों के साथ हो गई। कौन सी बटालियन? देखो, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट। देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट विद्रोह में शामिल हो गई, ज्वाइंट रिवोल्ट, विद्रोह में शामिल हो गई। नीमच वाले देवली वाले मिल गए आपस में, विद्रोह में शामिल हो गई, ज्वाइंट रिवोल्ट, तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ। नीमच छावनी में जब क्रांति हुई तो वहां से 40 अंग्रेज भाग गए। कितने अंग्रेज भागे? मारपीट चल रहे, 40 महिलाएं बच्चे टाइप के लोग वो वहां से निकलते हैं, निकल के चित्तौड़ की तरफ आते। नीमच के पास चित्तौड़ ही लगता है। चित्तौड़ में अपने गांव था डूंगला। कौन सा गांव था? डूंगला में अपने एक किसान थे, उन किसान का नाम था रुगाराम जी। क्या नाम था? इन रुगाराम जी ने इनको शरण दी। कहा भाई कोई नहीं भाई रे, अंग्रेजों पर लुगाई टाबरों से किस बात की दुश्मनी है, छोटे बच्चों से महिलाओं से कोई भी दुश्मनी, बैठो आराम से चाय पानी पियो। तो नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेजों को कौन शरण देते हैं? कौन से गांव में? डूंगला कहां पड़ता है? नीमच छावनी किसकी रक्षा के लिए बनाई गई थी? मेवाड़।
हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम है सोवर्स। क्या नाम है? कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? सोवर्स को पता चला नीमच में क्रांति हो गई, सोवर्स नीमच गया। नीमच गया तो पता चला 40 अंग्रेज भागे हैं अपने, तो वो गया डुंगला। कहां गया? और डुंगला में जाके रुगाराम जी का थैंक यू, रुगाराम जी 40 को बचाया आपने, और इन 40 को लेके उदयपुर आया। कहां आया? पर रेजिडेंट कहां रहता है? रियासत की राजधानी, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। तो सोवर्स इन 40 अंग्रेजों को लेके कहां पर आता है? उदय। राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ थे। उदयपुर के राणा जी है स्वरूप सिंह। कौन है? और स्वरूप सिंह जी ने उन 40 अंग्रेजों को, उदयपुर में एक महल है जगमंदिर। कौन सा महल है? तो कौन से महल में रखा? किसने? स्वरूप सिंह कौन है? मेवाड़ के महाराणा। कहां के महाराणा? कितने अंग्रेज भागे? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? कौन निकाल के लेके गया? सोवर्स कौन है? मेवाड़ का। कहां लेके गया उनको? उदयपुर। उदयपुर में राणा जी कौन है? कौन से महलों में रखते हैं? याद रहेगा। देखो, 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 Britishers ran away from Nimitz cantonment. 40 Britishers ran away from Nimitz cantonment. 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 Britishers ran away from Nimitz cantonment. लिखो, रुघाराम नामक किसान ने, ए फार्मर नेम्ड रुघाराम, रुघाराम नामक किसान ने, फार्मर नेम्ड रुघाराम, रुघाराम नामक किसान ने, ए फार्मर नेम्ड रुघाराम, रुघाराम नामक किसान ने इन्हें डुंगला नामक गांव में शरण दी। gave shelter them at village named डुंगला। इन्हें डुंगला नामक गांव में शरण दी। gave shelter them at village named डुंगला। डुंगला चित्तौड़ में। इन्हें डुंगला नामक गांव में शरण दी। gave shelter them at village named डुंगला। इन्हें डुंगला नामक गांव में शरण दी। कौन से गांव में शरण दी? डुंगला नामक गांव में शरण दी। लाइन चेंज करके लिखो। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। पॉलिटिकल एजेंट को पीए लिख लेना, पूरा मत लिखना। मेवाड़ पीए सोवर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। इन्हें उदयपुर लेकर गया, ब्रॉड देम टू उदयपुर। इन्हें किने? 40 अंग्रेजों का ना। इन्हें उदयपुर लेकर गया, ब्रॉड देम टू उदयपुर। इन्हें उदयपुर लेकर गया, ब्रॉड देम टू उदयपुर। लाइन चेंज कर लिखो। महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा। जगमंदिर कहां पर है? उदयपुर। इन्हें जगमंदिर महल में रखा। केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस। इन्हें जगमंदिर महल में रखा। केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस। कौन से महल में रखा? तो नीमच में कौन कस्में खिलवाता है? कर्नल एबोट। कौन मना करता है? कितनी तारीख को क्रांति होती है? किसके नेतृत्व में? कहां के राजा साथ देते हैं? शाहपुरा के राजा का नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। और वहां से देवली छावनी कौन सी बटालियन साथ में आती है? महिदपुर। कौन सी बटालियन? अगली छावनी लिखो, एरिनपुरा। फ्लावर समझा गया? इतना बड़ा नहीं रे मैं कि मैं खड़ा रहा हूं तुम जाओ। इतनी बदतमीजी है तुम्हारे में। मतलब घर वालों ने इतने संस्कार नहीं दिए कि सामने कोई बोल रहा है तुम बैग पैक करो। लिखो, 7:30 तक पढ़ोगे तुम आज। लिखो, एरिनपुरा। इतने तमीज तो रखा करो कि सामने जब कोई बोल रहा है तुम बैग कैसे बंद कर सकते हो। देखो, एरिनपुरा। कौन सी छावनी है? एरिनपुरा पाली में पड़ता है। एरिनपुरा में यूपी के फौजियों की एक बटालियन है। यूपी अपने से पूर्व दिशा में पड़ता है, पश्चिम? पूर्व में पड़ता है, इसलिए यूपी वाले फौजियों को बोलते पूर्वीय। क्या बोलते? अच्छा, एरिनपुरा पड़ता है पाली में। अंग्रेजों के 2 अड्डे हैं, एक अड्डा है अजमेर, एक अड्डा है आबू। तो आबू की सुरक्षा के लिए जब भी सेना भेजनी होती है तो कहां से भेजते? इसलिए पूर्वीय सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी हुई है आबू। कहां भेजी हुई है? और वहां आबू के अंदर ये पूर्वीय फौजी 21 अगस्त को क्रांति कर देते हैं। कब क्रांति कर देते हैं? वहां आबू में अंग्रेजों का एक अधिकारी है, उसका नाम है होल।
क्या नाम है? सैनिकों ने हॉल के हॉल पर हमला किया, इसके घर पर हमला किया। देखो देखो 21 अगस्त को, ऑन 21 अगस्त, 21 अगस्त को, ऑन 21 अगस्त, पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति की। पूर्बिया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति की। पूर्बिया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति की तथा इन्होंने अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर आक्रमण कर दिया। एंड दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर हॉल। तथा इन्होंने अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर आक्रमण कर दिया। एंड दे अटैक्ड ऑन इंग्लिश ऑफ हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर हॉल। तथा इन्होंने अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर आक्रमण कर दिया। एंड दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर हॉल। अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर आक्रमण कर दिया। विद्रोही आबू से एरिनपुरा आए। रेबेल्स केम टू एरिनपुरा फ्रॉम आबू। विद्रोही आबू से एरिनपुरा आए। रिबेल्स केम टू एरिनपुरा फ्रॉम आबू। एरिनपुरा में इनकी बाकी फौज है। बाकी फौज का लो 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 लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फटाफट दिल्ली चलेंगे। तो बाकी साथियों को लेकर किधर जाने का प्रयास किया? देखो, तथा अपने बाकी साथियों के साथ एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, तथा अपने बाकी साथियों के साथ एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, तथा अपने बाकी साथियों के साथ एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। कल आपकी क्लास 1 बजे से है। एक सब्जेक्ट और शुरू होगा तो एक नया रजिस्टर लेके आना।